Hi student, good morning. Today we will start new point of this chapter, that is F.W. Taylor Scientific Management Theories. इस लेक्चर में हम F.W. टेलर की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थेरीज जो है उसको हम स्टडी करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी जो जानकारी है उनका जीवन परिचय हम देखेंगे और उसके बाद इनकी जो डेफिनेशन है और इनके जो थेरीज के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट F.W. टेलर कौन थे? तो एक अमेरिकन पर्सन थे और उन्होंने अपनी करियर की जो शुरुआत है वो शुरुआत एक मिडवेल स्टील वर्क नाम की एक कंपनी थी, उस कंपनी में की थी 1878 में एज ए वर्कर। वहाँ पे उन्होंने अपने करियर को स्टार्ट किया था और धीरे धीरे उन्होंने जो है उनके विचार वहाँ पे उनके विचार और उनके जो हार्डवर्क करने का जो नेचर था, इस रीज़न से उनकी जो पोजीशन है वहाँ पे बढ़ती गई और उन्होंने वर्कर से अपनी जो पोजीशन को रोज़ किया, यानी कि प्रमोट किया चीफ मैनेजर तक। और वहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन किया था उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे उन्होंने जो एक अप्रोच रखा कि मैनेजमेंट जो है एक साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए और ऐसी ये जो उनका कंट्रीब्यूशन था मैनेजमेंट के डेवलपमेंट्स में, इसके लिए जो उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूप में भी जाना जाता है। सो उन्होंने उनकी जो थेरीज़ है, उनके जो विचार्स है, ये पूरी तरह से मैनेजमेंट की जो थेरीज़ है ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बेस पे पूरी तरीके से उन्होंने इस को प्रपोज किया। अब ये जो थेरीज़ है, इनकी जो मैनेजमेंट की थेरीज़ है, उनका एक बुक है उन्होंने पब्लिश किया था 1911 में, जिस बुक का नाम है द साइंटिफिक मैनेजमेंट थेरी नाम का बुक है। उसमें उन्होंने अपने जो विचार है वो यहाँ पे रखे। तो इस बुक में उन्होंने जो डेफिनेशन यहाँ पे दी है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है टेलर्स ने दी है, उसको हम स्टार्ट में स्टडी करेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट मेन टू डू एग्जैक्टली एंड saying it that they do in it the best and the cheapest manner। F.W. टेलर की जो डेफिनेशन है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, इस डेफिनेशन में F.W. टेलर का ये कहना है कि जो काम करने वाला पर्सन है उस पर्सन को ये पता होना चाहिए कि उसको कौन सा काम करना है, वो काम कितने समय में करना है, वो काम किस तरीके से करना है। इसके लिए मैनेजमेंट के पास एक प्रॉपर प्लान होना ज़रूरी है उस काम के लिए, और उसी तरीके से जो अवेलेबल रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूज़ किस तरह से करना है, जो एफिशिएंसी है वर्कर की उसको किस तरह से यूज़ करना है, और अच्छी तरीके से उस काम को किस तरह से पूरा करवा लेना है वर्कर से। इसके लिए एक प्रॉपर प्लान होना, एक साइंटिफिक प्लान होना ज़रूरी है। ये जो इस डेफिनेशन का एक जो गर्भित एक इसका मीनिंग जो है इस डेफिनेशन का ये है कि प्रॉपर और साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट के पास जो है एक प्लान होना ज़रूरी है। आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है और कितने समय में करना है, और किस पर्सन से उस काम को करवा लेना है, किस तरीके से अच्छी तरीके से किस तरह से हम उस काम को पूरा करेंगे, ये इस डेफिनेशन का एग्जैक्टली मीनिंग है। नेक्स्ट वी हैव स्टडी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल है उसको हम आगे स्टडी करेंगे। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उस फर्स्ट प्रिंसिपल को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले नंबर फर्स्ट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इस
थ्योरीज का फर्स्ट प्रिंसिपल है कि जो मैनेजमेंट है, एक मैनेजमेंट साइंस है, कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि रूल ऑफ थंब क्या है। तो रूल ऑफ थंब जो मेथड किसे कहते हैं या ये मेथड किस तरह की होती है। तो पुराने ज़माने में एक मेज़रमेंट करने का तरीका था कि हैंड के हेल्प से तो मेज़रमेंट किया जाता था, जिसे कोई स्केल वगैरह यूज़ नहीं किया जाता। तो तब से ये जो था रूल ऑफ थंब जो मेथड्स है वो यहाँ पे आई है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर का मानना है कि जो आपको ऑर्गेनाइजेशन में इफ़िशिएंसी इंक्रीज़ करना है वर्कर की, तो आपको साइंटिफिक तरीके से जो है वहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो मेथड्स है वहाँ पे आपको यूज़ करनी होगी, जो कि पुराने ज़माने में रूल ऑफ थंब की जो मेथड्स यूज़ की जाती थी। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई काम करने के लिए, एक काम है वर्कर के लिए, और वो करने के लिए अब अलग अलग वर्कर को डिफरेंट टाइम लगता है। यानी कुछ वर्कर ऐसे जो उसी काम को 28 डेज़ में पूरा करते हैं, कुछ वर्कर ऐसे उसी काम को 30 डेज़ में पूरा करते हैं, और कुछ वर्कर ऐसे तो उस काम को 32 या 33 डे में उसे क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो यहाँ पे अब उस काम को कितने समय में पूरा करना है, तो ये मैनेजमेंट तय करता है कि ये क्या करना है, 30 डेज़ में इस काम को क्या करना है, आपको पूरा करना है। तो ये मैनेजमेंट का खुद का ओपिनियन होगा, खुद का जजमेंट होगा, उसके पास कोई ऐसे साइंटिफिक अप्रोच नहीं है कि ये काम इतने ही 30 डेज़ में ही पूरा होना चाहिए। तो टेलर का ये मानना है कि एक साइंटिफिक तरीके से इस काम को लगने वाला जो समय है वो समय यहाँ पे तय होना ज़रूरी है। यानी कि साइंटिफिक तरीके से ये जो डिसीज़न है, ये डिसीज़न यहाँ पे होना ज़रूरी है। जो पुराने ज़माने में जो वर्क किया जाता था, ट्रायल एंड एरर बेस की जो मेथड था, यानी कि गलतियाँ करो और फिर उसमें से क्या करो, कुछ आपको सीखना है। तो ये मेथड्स को जो है टेलर का मानना है कि ये मेथड्स से जो है इफ़िशिएंसी यहाँ पे ज़ाया होती है वर्कर की। आपको एक साइंटिफिक तरीका होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, एक शास्त्रीय तरीके से एक आपके पास प्लान होना चाहिए कि इस काम को हमें कितने समय में पूरा करना है, जहाँ कि हमें ये नौबत नहीं आएगी कि हमें गलती करो और फिर से उसमें से एजुकेटेड हो या उसमें से सीखो। ये मेथड्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2, हारमोनी नॉट डिस्कार्ड। ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल्स के मुताबिक एक जो रिलेशन है एम्प्लॉइज़ एंड मैनेजमेंट के अंदर, दोनों के बीच में, उस रिलेशन में एक संवाद होना चाहिए, अच्छा उनका रिलेशन होना चाहिए, उनमें कोई विवाद नहीं होनी चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन उनके भीतर होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। तभी आप जो है वहाँ पे जो मतभेद है, उस मतभेद को, दोनों के जो कॉन्फ्लिक्ट है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के भीतर की, उस कॉन्फ्लिक्ट को आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। और परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए यहाँ पे एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के भीतर। ये जो एक हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने में ऑर्गेनाइजेशन में आपको हेल्प करता है। और जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा, कोई भी विवाद
वहाँ पे नहीं होंगे, सामंजस्य होगा, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, उस जो डिज़ायर है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसको अचीव कर सकते हो, सक्सेसफुली उसको क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, और एक मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट वहाँ पे आप अर्न कर सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट का। नंबर 3, मेंटल रिवॉल्यूशन। टेलर ने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है कि मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए। अब ये जो फोकस करता है, जो एटीट्यूड्स है एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट का एक दूसरे के प्रति, वो चेंज होना चाहिए। दोनों के भी माइंड में ये सेट होना चाहिए कि दोनों का भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में सेम है। दोनों के अंदर एक कोऑपरेशन होना चाहिए कि दोनों के अंदर जब कोऑपरेशन रहेगा, दोनों का कंट्रीब्यूशन जब ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा, तब जो गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन के, उस गोल्स को आप क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। इसीलिए और प्रॉफिट इंक्रीज़ कर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हो, प्रॉफिट इंक्रीज़ कर सकते हो। तो एक जो मेंटल रिवॉल्यूशन है आपका, मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ का क्या होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति अच्छा होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, एक दूसरे को कोऑपरेशन उन्होंने करना चाहिए, और दोनों का भी एक जैसा ही इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा एक प्रिंसिपल यहाँ पे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया है। नंबर 4, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। नंबर 4 जो प्रिंसिपल है वह ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन होना चाहिए, जो कि वैयक्तिक खुद का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। दिस प्रिंसिपल्स एम्फासिस ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन वर्कफोर्स, दैट इज एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। एम्प्लॉय जो है और मैनेजमेंट जो है, उन दोनों के अंदर एक म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए, सहकार्य होना चाहिए। इससे एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है टीम स्पिरिट बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है, और इंटरनल कंपटीशन विल बी टर्न इनटू हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट्स। जो अंतर्गत कंपटीशन होगा वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करेगा। सो मैनेजमेंट ने किसका हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि दोनों के भीतर, यानी मैनेजमेंट और वर्कर के अंदर कोऑपरेशन किस तरह से रहेगा, और मैनेजमेंट को जो वर्कर के सजेशन है डिसीजन मेकिंग में, जो डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस होती है ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें उनको भी कंसिडर करना ज़रूरी है। उनको भी उनके जो सजेशन है उनके ऊपर भी विचार करना ज़रूरी होता है। और वर्कर की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए उन्होंने, और जो उनकी डिमांड है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो डिमांड ऑर्गेनाइजेशन पूरी नहीं कर सकता है। सो दोनों के बीच अंदर एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के अंदर ऑपरेशन होना चाहिए, वैयक्तिक स्वार्थ की ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए।